नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज फिर से बिन माँ की बेटियाँ कहानी का दूसरा भाग आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज हम इस कहानी में देखेंगे कि उन दो बच्चियों की परवरिश उनके पापा के घर पे हो पाती है या नहीं, और उनके हालात कैसे हैं। ये जानने के लिए आइए पढ़ते हैं हम बिन माँ की बेटियों की कहानी का दूसरा भाग। बच्चों की हालत देखकर अमरनाथ जी की भी आंखों में आंसू आ गए। लगता था कई दिनों से वे नहाए नहीं और उनके कपड़े भी नहीं बदले गए थे। यहाँ पे बच्चों के लिए बात हो रही है कि कई दिनों से उन्हें नहाया भी नहीं गया था और न ही उनके कपड़े बदले गए थे। दादी बोली, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना ही कर सकती हूँ। प्रज्ञा को तो शिवान से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये अच्छे से पल जाएं, मैं तो इतना ही चाहती हूँ। अच्छा होता आप रजत से भी पूछ लेते। दादी कहती है, उससे क्या पूछना है, वह 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, फिर इन्हें छोड़ने कौन आएगा। अच्छा होगा कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। बच्चों के नाना शिवांश के मुंह दिखाई कर वे इशिता और शलाका को लेकर लौट गए। प्रज्ञा ने उन्हें रुकने तक के लिए नहीं कहा और ना ही खाने के लिए पूछा। बच्चों की हालत देखकर उन्हें बड़ा तरस आ रहा था। अनायास ही इस समय उन्हें त्रिशाला याद आ गई थी। रजत के आ जाने पर माँ ने उसे पूरी बात बता दी। रजत को शायद ऐसे ही मौके का इंतज़ार था। उसे भी अब अपनी बेटियां बोझ स्वरूप लगने लगी थी। प्रज्ञा तो पहले ही उन्हें यहाँ रखने के खिलाफ थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वह बोला, वे अपनी मर्जी से बच्चों को लेकर गए हैं तो आगे से मैं भी उन्हें लेने नहीं जाऊंगा। वे मेरे लौटने का इंतज़ार तो कर सकते थे। परांजलि उनके लौट आने से बहुत खुश थी। उनके बिना उसे भी घर बड़ा सूना सूना लग रहा था। अमरनाथ जी ने भी मन बना लिया था कि अब वे इशिता और शलाका को रजत के पास नहीं भेजेंगी। 1 महीने में फूल सी बच्चियों की क्या हालत हो गई थी। पढ़ाई लिखाई वे सब भूल गए थे। त्रिशाला अपनी 2 निशानियां इशिता और शलाका उनके पास छोड़ गई थी। अमरनाथ जी ने फिर से उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। वे दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थीं। परांजलि भी बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई कर रही थी। वह बहुत अच्छे नंबरों से MSc की पढ़ाई पूरी कर अब B.Ed कर रही थी। मौसी के साथ बैठकर वे दोनों भी पढ़ाई करने लगीं। अमरनाथ जी खुद भी एक शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। उनके पास अपने पुरखों की काफ़ी ज़मीन जायदाद भी थी। पुश्तैनी घर पर किसी चीज़ का अभाव न था। शहर से लगे इस कस्बे में सभी सुविधाएं थी। उस दिन के बाद से ना तो रजत ने उनके लिए कोई खर्चा भेजा और ना ही कभी उनसे मिल आए। बस कभी कभार फ़ोन पर ज़रूर बात कर लेता। बेटियों का पिता से रिश्ता अब इतना ही रह गया था। B.Ed करने के साल भर बाद प्रांजलि की नौकरी लग गई थी। घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर उसका कॉलेज था। वह हर रोज़ इतनी दूर घर से आती जाती इशिता और शलाका के बगैर उसे भी कहीं अच्छा नहीं लगता था। वे दोनों अपनी हर छोटी बड़ी बात उसी के साथ बांटती। यहाँ हम उनकी बच्चों की मौसी की नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। नौकरी लग जाने पर अब वह उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती। उन दोनों को भी मौसी से बहुत ज़्यादा लगाव था। अमरनाथ जी ने अच्छा सा लड़का देखकर प्रांजलि का रिश्ता पक्का कर दिया था। लड़का दिल्ली में नौकरी करता था। यह जानते हुए कि प्रांजलि नौकरी के लिए उत्तराखंड से बाहर कभी कहीं नहीं आ जा सकती, तब भी लड़की वाले शादी के लिए राज़ी थी। जल्दी अमरनाथ जी ने उसके साथ हाथ पीले कर दिए
इस बार बेटी की शादी में उनमें वह उत्साह न था जितना त्रिशाला। शादी के बाद वह मात्र 1 महीने ही ससुराल में रही। उसके बाद नौकरी की वजह से वह वापस मायके चली गई। शादी के 2 साल बाद परांजलि ने आर्यन को जन्म दिया। उसकी देखभाल के लिए घर पर रमा थी। परांजलि के पति विवेक ने कई बार चाहा कि वह नौकरी छोड़कर उसके साथ दिल्ली आ जाए, लेकिन वह नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उसकी इच्छा का मान करते हुए उन्होंने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। रमा ने भी उसे समझाया, बेटी ऐसे कब तक मायके में रहेगी? अपने लिए अलग घर की व्यवस्था कर लो, जिससे तुम्हारे ससुराल वाले भी जब जी चाहे तुम्हारे पास आ सकें। परांजलि ने कहा, माँ, मेरे बेटे आर्यन को वहाँ कौन देखेगा? मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकती। यहाँ पर तुम भी हो और इशिता और शलाका भी हैं, जिनकी मदद से वह अच्छे से पढ़ रहा है। परांजलि, तुम्हें अपने पति के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तुम यहाँ नौकरी करती हो, वहाँ अलग घर की व्यवस्था कर लोगी तो आर्यन की देखभाल के लिए तुम्हारी सास भी आ जाएगी और विवेक भी आता जाता रहेगा। यहाँ आने में उन लोगों को झिझक होती होगी। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। हर कोई चाहता था कि उसकी एक जमी जमाई गृहस्थी हो, उसका अपना परिवार उसके साथ हो। माँ, इन बातों को छोड़ो। मैं विवेक को अच्छी तरह से जानती हूँ। वे वैसा कुछ नहीं सोचते जैसा तुम सोच रही हो। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं और मुझे उनसे वह अपने मम्मी पापा के साथ खुश हैं। और मैं अपने मम्मी पापा के आपको क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हें अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। परांजलि माँ की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मम्मी पापा और इशिता और शलाका के साथ उसे इस घर में जितनी सुविधा थी उतनी उसे कहीं नहीं मिल सकती थी। यहाँ उस पर काम की कोई जिम्मेदारी न थी। रमा भी अपनी ओर से ठीक कह रही थी। अब उनके अपने बेटे व्योमेश की माँ भी गृहस्थी हो गई थी। ऐसे में इन सब के साथ उसकी पत्नी शिखा कभी कभी छोटी बातों को लेकर खिंच जाती थी। इसी वजह से रमा बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह समझने को राजी नहीं थी। कुछ समय बाद शलाका ने एमए पास कर लिया था। रजत को बेटियों से कोई मतलब नहीं था। तो दर्शकों, ये था हमारी कहानी का दूसरा भाग। अब आगे हम कहानी का तीसरा भाग पढ़ेंगे और इस कहानी के 3 भाग हैं। तीसरे भाग में ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लिए।